जनकपुर गांव में एक बहुत पुराना ढाबा था। उस ढाबे को लोग बाबा का ढाबा के नाम से जानते थे। कुछ सालों से उस ढाबे के पास कोई भी आदमी नहीं आता था। सभी लोगों में ये अफवाह थी कि बाबा की मौत उसी ढाबे में हो गई थी और उनकी आत्मा कभी भी उस ढाबे को छोड़कर वहां से गई ही नहीं। सचिन नाम का एक लड़का अपना काम शुरू करना चाहता था और एक होटल खोलना चाहता था। वो जनकपुर आकर एक आदमी से पूछता है, हेलो भैया जी, मैंने ऑनलाइन देखा था कि एक ढाबा यहाँ पर बहुत सस्ते में बिक रहा है। क्या तुम मुझे उस ढाबे का पता बता सकते हो? यही कहीं आसपास दिख रहा था कहीं ऑनलाइन। कौन से ढाबे की बात कर रहे हो आप? उस ढाबे का कच्छु नाम तो होगा। बाबा का ढाबा, यही नाम था। बहुत सस्ते में मिल रहा है। जरा बता सकते हो तो बता दो वो कहाँ है। बाबा का ढाबा नाम सुनते ही आदमी चौंक जाता है और वो कहता है, बाप रे बाप, उस ढाबे का तो नाम मत लीजिए भैया। उसे बेचने पर किसने डाल दिया? मुझे तो कौनो मुफ्त में देगा तब वहाँ नहीं जाऊंगा। क्यों, ऐसी कौन सी बात है? मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी डील है तो अभी तक बिकी क्यों नहीं? मेरी मानिए तो आप भी वहाँ मत जाइए। वो ढाबा भूतिया है, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। क्या आप भी ये बेकार की बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है और अच्छा है, इस वजह से मुझे वो सस्ता मिल रहा है। छोड़ो, मत बताओ, मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। सचिन वहां से आगे बढ़ जाता है और फिर किसी तरह खोजते खोजते, इधर उधर पूछते पूछते वह बाबा का ढाबा पर पहुंच जाता है। उसके नीचे उसे एक गोरा चिट्टा आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो ढाबा जिस बाबा का होता है उसका बेटा होता है। वो, क्या आप ही बाबा के ढाबा के मालिक हो? यस, मैं ही हूँ। लाओ जल्दी से पैसे दे दो और इस पेपर्स पर साइन कर दो। आज से बाबा का ढाबा की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। अरे रुकिए भाई, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? पहले मुझे जरा देख तो लेने दीजिए। आप इतने अच्छे जगह पर बने इस ढाबे को इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? कोई तो कारण होगा ना इसका। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें अगर लेना है तो अभी खरीद लो। अभी जितना देर करोगे मैं दाम उतना ही बढ़ाता जाऊंगा और तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। इतने पैसे में तुम्हें कहाँ ढाबा मिलेगा? अच्छा ठीक है, आप तो बड़े गर्म मिजाज के लगते हो। ठीक है, डील फाइनल करते हैं। आज से ढाबा मेरा। सचिन और सिद्धार्थ के बीच डील फाइनल हो जाती है। सचिन सिद्धार्थ को पैसे दे देता है और पेपर पर साइन कर देता है। सिद्धार्थ बाबा का ढाबा के सारे पेपर सचिन को दे देता है। उसके बाद सचिन सिद्धार्थ से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं। नहीं, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सचिन को सिद्धार्थ का एटीट्यूड बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है, अजीब घमंडी आदमी है। दो बातें ढंग से बोलने में उसका क्या चला जाता? भगवान जाने। खैर छोड़ो, जाने दो। मुझे क्या करना है? मैं तो इस ढाबे को फिर से शुरू करूंगा। नाम भी कितना अच्छा है, बाबा का ढाबा। यहाँ पर तो ढाबा बहुत चलेगा भी। मुझे तो कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। बाबा का ढाबा देखने में भी बहुत पुराना था। उसके दरवाजे खिड़कियों पर मकड़ी के जाल लगे हुए थे। सचिन उसका दरवाजा खोलता है और ढाबे के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हैं। सचिन थोड़ा घबरा जाता है। बाप रे बाप, ये ढाबा तो लगता है सालों से खुला ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा गंदगी है। सफाई करने के लिए आदमी को बुलाना पड़ेगा। सचिन कुछ मजदूरों को साफ सफाई करने के लिए बुलाता है और वो भी बाबा का ढाबा देखकर ये कहकर भाग जाते हैं कि वहां पर काम नहीं कर सकते। सचिन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी आदमी नहीं मिल रहा होता है। अंत में वो खुद ही धीरे धीरे उस ढाबे की सफाई करता है। उसके बाद वो वहां पर नया बाबा का ढाबा का पोस्टर लगाता है और फिर मेनू कार्ड लगाता है। वह रात में भी वहीं पर सो जाता है। वो जब रात में सो रहा होता है तब उसे किचन में कुछ हलचल सुनाई देती है। अभी किचन की साफ सफाई बाकी होती है। सचिन अपनी आंखें खोलता है। उसे थोड़ा डर लगता है। धीरे से उठकर किचन की तरफ जाने लगता है तो वहां पर सामने दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है।
सचिन बहुत घबरा जाता है और वह तुरंत लाइट जलाता है। ओहो, मैं तो घबरा ही गया था। लोगों ने इतनी बातें मेरे मन में भर दी है कि मुझे भ्रम होने लगा था। छोड़ो, मैं जाकर सो जाता हूँ। सचिन सो जाता है और अगली सुबह उठता है। किचन साफ करने के लिए भी उसे कोई नहीं मिलता है। फिर वो खुद ही अकेला सारी सफाई करता है। फिर वह खाना बनाने के लिए रसोइयों को खोजने लगता है। वहां पर भी बाबा का ढाबा नाम सुनकर कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। अब सचिन की परेशानियां बहुत बढ़ जाती है। वो सोचता है, अरे अब मैं क्या करूंगा? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। लोगों के बाबा का ढाबा का नाम सुनते ही ना जाने क्यों होश उड़ जाते हैं। कोई कुछ ठीक से बताना भी नहीं चाहता। एक काम करता हूँ, शुरुआत में मैं अकेले ही खाना बनाना शुरू करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाकर लोग और भी आ जाएंगे। सचिन सारी सफाई खत्म करने के बाद खुद ही खाना बनाना शुरू कर देता है। पहले दिन उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और सो जाता है। फिर वो अगले दिन फिर से लगन से खाना बनाता है और लोगों का इंतजार करता है। इस दिन उस ढाबे पर 2 लोग आते हैं। वो लोग इस शहर में नए होते हैं। वहां का खाना खाकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वे अपने सारे साथियों को कहते हैं कि वो इसी ढाबे पर खाना खाएं। इस तरह धीरे धीरे सचिन का ढाबा अच्छा चलने लगता है। अब रोज उस ढाबे पर 15-20 लोग आने लगते हैं। अब तक सचिन अकेला संभाल लेता है, पर अब काम बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। सचिन दिन रात भर जागने लगता है। एक दिन खाने की आधी तैयारी करता है और उसकी नींद लग जाती है। वह अगली सुबह उठता है। अरे मैं कल कब सो गया? मुझे तो कितना काम करना था। अरे ये सारा खाना अपने आप ही तैयार कैसे हो गया? यहाँ तो खाने की सारी तैयारियां हो गई और मैं तो सो गया था। ये कौन सा जादू है? ऐसा कैसे हो सकता है? सचिन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। पर अब ढाबा खोलने का समय हो जाता है और फिर वो अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन खाना बनाने का सारा कच्चा सामान उसी जगह पर रख देता है और सो जाता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है कि खाने की सारी तैयारी हो चुकी होती है। यहाँ जरूर कोई मायावी शक्ति तो है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कौन कर रहा है? आज रात मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। आज रात सचिन तय करता है कि वह सारा सामान उस जगह पर रख देगा और सोएगा नहीं। चुपके से देखता रहेगा कि आखिर ये कौन करता है। रात होती है तो देखता है कि वहां पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और खाने की तैयारी करने लगते हैं और वो सब्जियां काटने लगते हैं और चटनी बनाने लगते हैं। आटा सानने लगता है। उनका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ होता है और वो कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। सचिन को बहुत आश्चर्य होता है कि वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबा आप कौन हो और आप यहाँ सब चुपके चुपके क्यों कर रहे हो? आप कभी मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? अगर आपको काम करने की इच्छा है तो मुझे आप बता सकते हो। और आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई है? आपको तो अच्छे से खाना खाने की जरूरत है। मेरी मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी है। मैं इस बाबा के ढाबे का मालिक हूँ। सिद्धार्थ मेरा ही बेटा है और मैंने इस ढाबे को शुरू किया था और 25 साल तक मैंने इस ढाबे को चलाया भी। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो विदेश पढ़ने चले गए। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। फिर इसी तरह से इसी रसोई में मेरी मृत्यु हो गई। तभी से मैं यहीं रहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि ये ढाबा का नाम बदले और इस पर कुछ और शुरू हो जाए। जो भी लोग इसे खरीदने आते हैं या तो इसे तोड़ने की बात करते हैं और या किसी और चीज को में बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को खूब डरा देता हूँ और भगा देता हूँ। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया बच्चा। तुमने मेरा नाम पहचान भी नहीं मिटने दी। इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं किया और मैं भी तुम्हारे हाथ में काम बटाऊंगा। बाबा के ढाबा को फिर से जिंदा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। यह सब सुनकर सचिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अकेलेपन इंसान को कितना खोखला कर देता है।
उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।